1 जुलाई 2002। समय रात 8:10। मास्को के डोमोडेडोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 45 बच्चों समेत कुल 60 पैसेंजर्स फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। 30 मिनट बाद करीब 8:48 पर भेस्केरियन एयरलाइंस की फ्लाइट 2937 ने 60 पैसेंजर तथा 9 क्रू मेंबर के साथ मास्को से बार्सिलोना जाने के लिए उड़ान भरी। इस प्लेन को 3000 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे और 20 मिनट में तय करनी थी। रात करीब 11 बजे प्लेन ने स्विट्जरलैंड के एयर स्पेस में एंटर किया। ये एयर स्पेस एक प्राइवेट स्विस एयर स्पेस कंट्रोल कंपनी स्काई गाइड के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। रात के 11 बजे कंट्रोल रूम में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में पीटर नील्सन अपने एक साथी के साथ मौजूद थे। 1 जुलाई को सुबह से लेकर शाम तक एयर ट्रैफिक के हिसाब से बड़ा बिजी दिन था, लेकिन रात के समय 11 बजे के बाद उस पूरे एयर स्पेस में मौजूद किसी भी एयरपोर्ट पर किसी भी प्लेन के लिए लैंडिंग शेड्यूल नहीं थी तथा उस एयर स्पेस से गुजरने वाला एयर ट्रैफिक भी काफ़ी हद तक कम हो गया था। इसलिए रात के 11 बजे पीटर का कलीग्स अपने वर्क स्टेशन की भी जिम्मेदारी पीटर को संभला कर ब्रेक के लिए चला गया। यानी पीटर अब दो वर्क स्टेशन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जहां पहले रडार सिस्टम पर एयर स्पेस का ट्रैफिक शो हो रहा था, तो दूसरे रडार सिस्टम पर एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले प्लेन्स की मॉनिटरिंग की जा रही थी। 11:06 पर फ्लाइट 2937 ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 36,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रही थी। प्लेन में मौजूद सब लोग आश्वस्त थे कि 2 घंटे बाद वो बार्सिलोना पहुंच जाएंगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनसे 600 किलोमीटर दूर उनकी मौत उड़ान के लिए तैयार हो रही थी। 11:06 पर एक DHL फ्लाइट 611 ने बर्गेमो से ब्रुसेल्स जाने के लिए उड़ान भरी। करीब 11:10 पर पीटर नील्सन को सूचित किया गया कि उनके मेन रडार सिस्टम को मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया है, इसलिए अब उन्हें बैकअप सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। 11:21 पर DHL फ्लाइट 611 ने पीटर नील्सन के एयर स्पेस में एंटर किया और प्लेन के पायलट्स ने पीटर से कांटेक्ट कर 36,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भरने के लिए परमिशन मांगी। परमिशन देने से पहले नील्सन ने एयर ट्रैफिक को रेगुलेट किया और नॉर्मल कैलकुलेशन करने लगे कि इस एल्टीट्यूड और इसी रूट पर कोई दूसरी प्लेन तो नहीं है। लेकिन तभी दूसरे रडार सिस्टम पर एक डिलेड एयरबस फ्लाइट AEF 1135 का मैसेज आया कि उन्हें पास के एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी है। इसलिए पीटर अपना काम बीच में छोड़कर सेकंड रडार सिस्टम पर मूव कर गए। पीटर ने पास के एयरपोर्ट टावर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन वर्क स्टेशन पर मेंटेनेंस प्रोग्राम के चलते काम नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो फर्स्ट रडार सिस्टम पर वापस आ गए, क्योंकि अभी फ्लाइट AEF 1135 को लैंड होने में 10 मिनट का टाइम था। फर्स्ट रडार सिस्टम पर आने के बाद पीटर ने DHL फ्लाइट को 36,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान के लिए मंजूरी दे दी और वापस पास के एयरपोर्ट टावर से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। घटना से करीब 2 मिनट पहले DHL फ्लाइट को 36,000 फीट पर उड़ान की मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने अपना एल्टीट्यूड 36,000 फीट कर दिया। उधर दूसरी तरफ फ्लाइट 2937 जो बार्सिलोना जा रही थी, वो भी 36,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ान भर रही थी। यानी घटना से 2 मिनट पहले दोनों प्लेन सेम एल्टीट्यूड पर एक दूसरे से 44 किलोमीटर दूर थी और साउंड की स्पीड से भी तेज स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रही थी। यहाँ समस्या की बात यह थी कि दोनों प्लेन्स का एयर रूट क्रॉस कर रहा था, यानी जिस स्पीड से दोनों प्लेन चल रही थी उसके अकॉर्डिंग स्विट्जरलैंड के ऊपर दोनों प्लेन आपस में टकरा सकती थी। घटना से करीब 43 सेकंड पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने तुरंत फ्लाइट 2937 से कांटेक्ट कर पायलट्स को तुरंत ही डिसेंट परफॉर्म करने के लिए कहा। पीटर ने रशियन पायलट्स को निर्देश दिया कि तुरंत ही वो अपनी प्लेन का फ्लाइट लेवल 360 से डाउन करके 350 पर लेकर आएं। लेकिन इस निर्देश के 1 सेकंड बाद ही फ्लाइट 2937 का ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम या TCA सिस्टम बीप की आवाज़ के साथ बज उठा और पायलट्स को तुरंत ही प्लेन का एल्टीट्यूड हाई करने का निर्देश दिया। एग्जैक्टली उसी टाइम DHL फ्लाइट का TCA सिस्टम भी बीप की आवाज़ के साथ पायलट्स को वार्न करने लगा और फ्लाइट का एल्टीट्यूड तुरंत लो करने का निर्देश दिया। इसलिए DHL फ्लाइट के पायलट्स ने TCA सिस्टम के निर्देशों के अकॉर्डिंग फ्लाइट का लेवल डाउन करना शुरू कर दिया। लेकिन उधर दूसरी तरफ फ्लाइट 2937 के पायलट्स कंफ्यूज हो गए कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के निर्देश को माना जाए या TCA सिस्टम को फॉलो किया जाए। तभी पीटर ने दोबारा से अपनी बात दोहराई और फ्लाइट 2937 के पायलट को डिसेंट परफॉर्म करने के लिए कहा। फाइनली रशियन पायलट्स ने कंट्रोलर की बात मानने का निर्णय लिया और प्लेन का एल्टीट्यूड डाउन करना स्टार्ट कर दिया। यानी इस समय दोनों ही प्लेन डिसेंट पर थे और करीब 3 से नीचे की तरफ आ रहे थे।
जो फ्लाइट 2937 के TCA सिस्टम के बिल्कुल विपरीत था। दरअसल ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम या TCA सिस्टम प्रत्येक प्लेन में एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो प्लेन के एल्टीट्यूड, स्पीड और हेडिंग का यूज करके प्लेन के चारों ओर एक 3D मैप बनाता है और लगातार इस मैप की इंफॉर्मेशन आसपास के प्लेन्स को ट्रांसमिट करता रहता है। जैसे ही कोई प्लेन इस मैप में एंटर करती है तो ये सिस्टम पायलट को वार्न करता है और सिचुएशन के हिसाब से एक प्लेन को डिसेंट और एक प्लेन को क्लाइंब करने के निर्देश देता है। उधर कंट्रोल रूम में जब पीटर ने देखा कि फ्लाइट 2937 ने उनके निर्देश की पालना करके फ्लाइट लेवल डाउन कर लिया है तो वो आश्वस्त हो गए कि सब कुछ ठीक हो गया। इस समय पीटर इस बात से अनजान थे कि DHL फ्लाइट ने भी अपना फ्लाइट लेवल डाउन कर लिया है, क्योंकि फ्लाइट 2937 के साथ लगातार कांटेक्ट में रहने के कारण DHL फ्लाइट के पायलट्स पीटर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो ये बता ही नहीं पाए कि उन्होंने भी अपना फ्लाइट लेवल डाउन कर लिया है। वहीं मेन रडार सिस्टम के अंडर मेंटेनेंस के चलते पीटर बैकअप मोड का यूज कर रहे थे, जिसमें एक जरूरी इमरजेंसी फीचर विजुअल STCA अलार्म सिस्टम मौजूद ही नहीं था, जो ऐसी सिचुएशन होने पर रेड साइन के साथ जोर जोर से खतरे का संकेत देता है। इसी वजह से पीटर को इस सिचुएशन की रियल स्थिति का अंदाजा ही नहीं हुआ और वो आश्वस्त होकर सेकंड रडार सिस्टम पर लैंड होने वाली प्लेन से कांटेक्ट करने लगे। जबकि दूसरी तरफ दोनों प्लेन्स में TCA सिस्टम अभी भी पायलट्स को वार्न करते जा रहा था और दोनों ही पायलट अपनी डिसेंट रेट लगातार बढ़ाते जा रहे थे। घटना से करीब 19 सेकंड पहले पीटर ने एक बार दोबारा से फ्लाइट 2937 से कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि DHL फ्लाइट उनके राइट हैंड साइड से आ रही है, जबकि DHL प्लेन असल में उनके लेफ्ट साइड से आ रही थी। इसलिए जब रशियन पायलट्स ने अपनी विंडो से राइट साइड में देखा तो उन्हें कहीं भी कोई प्लेन आता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन घटना से 3 सेकंड पहले अचानक रशियन क्रू का ध्यान प्लेन की लेफ्ट साइड में गया तो उन्हें DHL फ्लाइट आती हुई दिखाई दी और पायलट ने तुरंत ही प्लेन को ऊपर ले जाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन अचानक से नीचे जाती हुई प्लेन को मात्र 2 से 3 सेकंड में ऊपर ले जाना इम्पॉसिबल था। इसलिए 2 सेकंड बाद ठीक 11:35 और 32 सेकंड पर 34,890 फीट के एल्टीट्यूड पर जर्मनी के ऊपर DHL फ्लाइट 2937 को चीरते हुए आगे निकल गई। इस टक्कर की वजह से फ्लाइट 2937 4 टुकड़ों में टूटकर अलग हो गई और प्लेन का आगे वाला हिस्सा सीधे वर्टिकली जमीन से टकरा गया, जबकि प्लेन का पीछे वाला हिस्सा हवा में स्पिन करते हुए कुछ सेकंड बाद जमीन पर आकर गिरा। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि फ्लाइट 2937 में मौजूद 45 बच्चों समेत 60 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स में से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ DHL फ्लाइट को भी टक्कर की वजह से काफी नुकसान हुआ। इस टक्कर की वजह से DHL फ्लाइट की टेल पूरी तरह टूट चुकी थी और DHL प्लेन अनकंट्रोल होकर हवा में स्पिन करने लगा। करीब 2 मिनट तक स्ट्रगल करने के बाद DHL फ्लाइट घटनास्थल से 7 किलोमीटर दूर जंगलों में क्रैश हो गई। लेकिन गनीमत ये रही कि पायलट ने किसी तरह प्लेन को कंट्रोल करके इसे इस तरह क्रैश करवाया कि प्लेन में मौजूद 2 लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग सुरक्षित बच गए। यानी इस भयावह घटना में कुल 71 लोगों की मौत हुई। बाद में की गई जांच में पता लगा कि इस घटना के लिए कहीं ना कहीं एयर स्पेस कंट्रोल कंपनी स्काई गाइड की लापरवाही ही जिम्मेदार थी, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई उस टाइम 2 वर्क स्टेशन को ऑपरेट करने के लिए केवल एक ही कंट्रोलर मौजूद था, जिसकी वजह से घटना के अंतिम क्षणों में उसका मोस्टली टाइम सेकंड वर्क स्टेशन पर फ्लाइट AEF 1135 को डील करने में ही चला गया। इसके अलावा घटना के टाइम ही मेन रडार इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था, जिसकी वजह से पीटर को बैकअप सिस्टम का यूज करना पड़ा। लेकिन बैकअप सिस्टम में सबसे जरूरी इमरजेंसी फीचर विजुअल STCA अलार्म सिस्टम मौजूद ही नहीं था, जो ऐसी किसी सिचुएशन में कंट्रोलर को वार्न करने का काम करता है। इन सब के अलावा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल कोलिजन वार्निंग सिस्टम, जो 2 फ्लाइट्स के टकराने की सिचुएशन का अंदाजा लगाकर करीब टक्कर से 2.5 मिनट पहले ही कंट्रोलर को आगाह कर देता है कि इन 2 फ्लाइट्स के मध्य टक्कर हो सकती है, उसे भी मेंटेनेंस के नाम पर बंद कर दिया गया था। जबकि दूसरी तरफ पीटर नील्सन को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि इस सिस्टम को ऑफ कर दिया गया है। मतलब पीटर नील्सन आश्वस्त था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो उसे 2.5 मिनट पहले ही पता लग जाएगा और वो सब कुछ संभाल लेगा। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जिस टाइम दोनों प्लेन्स तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे तो उस टाइम घटनास्थल से 1080 किलोमीटर दूर जर्मनी में एक एयर स्पेस कंट्रोल रूम में बैठे कंट्रोलर को इस सिचुएशन का पता लग गया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू एविएशन रूल वो ऐसे किसी प्लेन से कांटेक्ट नहीं कर सकता था जो उसके एयर स्पेस से बाहर हो। इसलिए उसने करीब 11 बार पीटर नील्सन को कॉल करके वार्न करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ मेंटेनेंस प्रोग्राम के चलते सब कुछ गड़बड़ हो रहा था, इसलिए वो पीटर से कांटेक्ट कर ही नहीं पाया।
तो आपका इस बारे में क्या सोचना है कि इस घटना के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर नील्सन जिम्मेदार थे या स्काई गाइड कंपनी की लापरवाही? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज का दूसरा पार्ट भी लेकर आऊं तो बस आपको कमेंट करके मुझे बताना है। मैं मिलता हूं आपसे अगले शनिवार को शाम 6 बजे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।